चाणक्य की नीति हूं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, महावीर की तपस्या हूं, बुद्ध का अवतार हूं मैं। अजी हां, बिहार हूं मैं। सीता की भूमि हूं, विद्यापति का संसार हूं मैं। जनक की नगरी हूं, मां गंगा का श्रृंगार हूं मैं। अजी हां, बिहार हूं मैं। चंद्रगुप्त का साहस हूं, अशोक की तलवार हूं मैं। बिंदुसार का शासन हूं, मगध का आकार हूं मैं। अजी हां, बिहार हूं मैं। कवि कुमार अभिषेक ने बिहार राज्य का क्या खूब वर्णन और चित्रण किया है अपनी इस कविता बिहार हूं मैं में। हालांकि आज अक्सर दुख होता है, तकलीफ होती है जब बिहार को लेकर मीडिया में अक्सर हमेशा ही नकारात्मक खबरें ही आती हैं, क्योंकि बिहार में ना प्रतिभा की कमी है, ना मेधा की, ना हिम्मत की, ना साहस की, और तो और बिहारी देश की मिट्टी को सींचने के लिए मेहनत करके अपना पसीना बहाता है, तो सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए अपना खून भी बहाता है। फिर भी ऐसा क्यों है कि आज बिहार विकास के ज्यादातर पैमानों पर पिछड़ा हुआ है? क्यों बिहार नकारात्मक खबरों के लिए ही जाना जाता है? इस सवाल का जवाब तो बिहार के नागरिकों को ही तलाशना है। लेकिन आज डीडी दस्तावेज में हम बात करेंगे बिहार के गौरवशाली अतीत की। वो बिहार जो हजारों वर्ष तक शिक्षा और संस्कृति का केंद्र रहा। वो बिहार जो अशोक महान, अजात शत्रु, बिंबिसार और अन्य महान राजाओं की कर्मस्थली रहा। वो बिहार जो लोकतंत्र, गणतंत्र के साथ साथ स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ। और सीधे आपको कर्नाटक के हावेरी ले चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इंजन सरकार की वजह से हावेरी यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए मिले। डबल इंजन सरकार में ही हावेरी को नया मिल्क प्लांट भी आया। डबल इंजन सरकार रोड, रेल, ऐसे कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रही है और इसका लाभ हावेरी को भी मिल रहा है, कर्नाटका को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। 6 लेन का चित्रदुर्गा दावणगेरे हावेरी हाईवे इसी का हिस्सा है। हुबली चिकजाजूर रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब इस क्षेत्र में ज्यादा ट्रेनें चल पाएगी। सहोदर सहोदरियरे, विकास के ये सब कार्य अपने बरसों के कांग्रेस भी कर सकती थी। उनको मौका मिला था, भारी बहुमत से मौका मिला था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि कांग्रेस यानी टोटल करप्शन, कांग्रेस यानी हजारों करोड़ रुपए के घोटाले, कांग्रेस यानी 85% कमीशन, कांग्रेस यानी आतंकवाद के आगे घुटने टेकने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी तुष्टीकरण को फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाली पार्टी, कांग्रेस यानी बांटो और राज करो के फॉर्मूला पर चलने वाली पार्टी। कांग्रेस के राज में विकास इसलिए नहीं होता
क्योंकि वो सारा पैसा खुद ही लूट लेती है। सहोदर सहोदरिये रे, कांग्रेस ने दशकों तक देश के कर्नाटका के किसानों को भी 85% कमीशन का शिकार बनाया। दिल्ली में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूरिया घोटाला हुआ था, किसानों को याद होगा, यूरिया घोटाला। यानी कांग्रेस ने किसानों के पैसों को भी लूट लिया था। ये बीजेपी सरकार है जो किसानों की हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। आज यह आंकड़ा याद रखना भाइयों, याद रखोगे? मैं जो बोलता हूं याद रखोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, याद रखोगे? आज इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत क्या है? पर केजी 1 किलो का 50 रुपीज, 50 रुपया, 50 रुपीज पर केजी। भारत 50 रुपया पर केजी दुनिया से यूरिया लाता है, लेकिन किसान को कितने में देता है? किसानों को 5 रुपीज पर केजी देता है, सिर्फ 5 रुपया केजी देता है। किसान को सस्ता फर्टिलाइजर देने के लिए बीजेपी सरकार 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपया ये यूरिया के लिए खर्च कर रही है ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। इतना ही नहीं, पीएम किसान सम्मान निधि भी जरूरत के समय किसान के बहुत काम आ रही है। यहां हावेरी के किसानों के बैंक अकाउंट में भी 450 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हो चुके हैं, 450 करोड़ से ज्यादा। स्नेहितरे, कांग्रेस की दशकों से आदत, पहले झूठा कमिटमेंट करो और जब लोग चिल्लाएं कि भाई तुमने कमिटमेंट किया था, तो क्या जवाब देते हैं? अरे हमने कमेटी बना दी है। कमेटी का नाम देकर के भाग जाते हैं। कर्नाटका में ये लोग बहुत सारी झूठी गारंटियां बांट रहे हैं, लेकिन उनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। इनकी गारंटियां कितनी झूठी होती है, लोगों की आंख में कैसे धूल झोंकते हैं और किस प्रकार से बेईमानी की हद कर देते हैं। खुद इनकी राज्य सरकारें इनका पोल खोल रही है। अभी अभी कांग्रेस झूठी गारंटी देकर के हिमाचल में सरकार में आई, ऐसी गारंटियां दी जो यहां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने कहा था कि वो पहली कैबिनेट बैठक में राज्य के 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। पहली कैबिनेट के बाद जब पत्रकारों ने कांग्रेस को पूछा कि भाई तुम्हारी गारंटी का क्या हुआ, तो क्या जवाब दिया? कमेटी बनाई है, कमेटी बताएगी। क्या ये गारंटी हुई? क्या ये गारंटी हुई? क्या ये धोखा है कि नहीं है? ये धोखा है कि नहीं है? यानी चुनाव से पहले
गारंटी बांटना, झूठा कमिटमेंट करना और चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। हिमाचल में कांग्रेस ने यह भी वादा किया था कि पहली कैबिनेट बैठक में वो महिलाओं को 1,500 रुपये, 1,500 रुपया महिलाओं के खाते में जमा कराएंगे, ये उन्होंने गारंटी दी थी। और आप जानकर के चौंक जाएंगे कि जब पत्रकारों ने उनको पूछा, असेंबली में विपक्ष ने पूछा, भाजपा ने जवाब मांगा, तो क्या जवाब दिया? 1,500 रुपया नहीं, जवाब ये मिला कमेटी बनाई है, कमेटी का रिपोर्ट आएगा। यानी चुनाव से पहले झूठा कमिटमेंट, चुनाव के बाद कमेटी का झुनझुना। स्नेहितरे, हिमाचल प्रदेश में ही कांग्रेस ने, मैं ये हिमाचल का उदाहरण इसलिए देता हूं कि अभी थोड़े समय पहले उनकी सरकार बनी है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगी। ये फैशन हो गई है, यहां भी गारंटी बांट रहे ना, वहां भी ऐसा ही झूठ बोला था। और कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने 1 अप्रैल को हिमाचल के लोगों को बिजली का झटका दे दिया। हिमाचल सरकार ने बिजली के दाम मुफ्त छोड़ो बढ़ा दिए। चुनाव से पहले 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा और चुनाव के बाद बिजली के दाम बढ़ा देना। क्या ऐसी कांग्रेस पर कोई भरोसा करेगा? दोनों हाथ ऊपर करके ताकत से बताओ, कोई भरोसा करेगा? ऐसी कांग्रेस पर कोई विश्वास कर सकता है? अब वहां के गरीब और मिडिल क्लास कांग्रेस से नाराज है। कांग्रेस यहां भी बिल्कुल ऐसा ही करने वाली है। इसलिए कर्नाटका को भी सतर्क रहना है। सहोदर सहोदरी रहे, 50 इयर्स पहले, 50 साल पहले कांग्रेस ने देश से गरीबी हटाने की सबसे बड़ी गारंटी दी थी। पूरा चुनाव एक ही गारंटी पर लड़ी थी कांग्रेस, गरीबी हटाने। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड 50 साल से चल रहा है उनका। सीधा प्रसारण देख रहे थे कर्नाटक के हवारी से प्रधानमंत्री की चुनावी रैली का, जिस पर उन्होंने इस रैली में कांग्रेस पर करारा प्रहार किया है। और अब आपको फिर से दिखाते हैं अपना विशेष कार्यक्रम। बात होगी बिहार के समृद्ध और गौरवशाली इतिहास की। आज अगर भारत के कृषि क्षेत्र पर निगाह डालें तो ये वो सेक्टर है जहां अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। किसानों की आय बढ़े, छोटी जोत का किसान भी समृद्ध हो, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की आय बढ़े, ये सब प्रयास पूरे भारत में करने होंगे। लेकिन अगर मैं खास बिहार की बात करूं तो बिहार कृषि के क्षेत्र में जो है वहां की स्थिति कुछ ज्यादा ही खराब है। भारत के सभी राज्यों से तुलना करें तो बिहार कृषि के क्षेत्र में 27वें या 28वें पायदान पर है। बिहार के किसानों की प्रति माह औसत आय 8,000 रुपए से भी कम है, जो राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। जबकि बिहार की भूमि सबसे ज्यादा उर्वर मानी गई है, बल्कि यहां तक माना जाता है कि मानव सभ्यता ने कृषि की शुरुआत बिहार की भूमि से ही की। तो बिहार की भूमि की विशेषताएं जो आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक श्रृंखलाबद्ध रूप में विद्यमान है, इसका प्रमाण आदिकाल के आदि मानव जो आज भी कहें तो दे रहे हैं आदि प्रमाण। चिरांत गंगा के उत्तरी तट पर स्थित छपरा शहर से 11 किलोमीटर दूर
चिरांद नामक स्थान पर ईसा से लगभग 2000 वर्ष पूर्व की नवपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले, आज से कोई 50 वर्ष पहले। यूं तो और नदियों के किनारे भी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं, लेकिन इस स्थान की जो विशिष्टता है वह इससे भी करीब 1000 साल पहले कश्मीर में बुर्जा होम नामक जगह पर पाई जाने वाली सभ्यता के अवशेषों में भी नहीं है। पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। ऐसे स्थान पर आदि मानव के आकर बसने का कारण था यहाँ की कृषि योग्य उत्तम मिट्टी यानी अलूवियम, जो आज भी 100 फुट गहरी है। आखेट आधारित जीवन निर्वाह करने वाले आदि मानव ने यहीं आकर खेती शुरू की। भारत में कृषि की नींव सबसे पहले इसी मिट्टी में पड़ी और यहीं आकर आदि मानव यायावर से स्थावर हुआ। इतना ही नहीं, जब सारे रिसोर्सेज जीवन यापन के वहाँ उपलब्ध हैं और लगातार हमें वहाँ एक दर एक सभ्यता नवपाषाण युग से लेकर गुप्त काल तक मिल रही है, आयरन एज भी हमें वहाँ उपलब्ध है, तो वो अति उत्तम लोकेशन था जीवन निर्वाह के लिए, प्राचीन समाज के जो लोग थे उनके लिए। इसीलिए लगातार उसी साइट पर ईसा पूर्व 2000 से लेकर गुप्त काल तक वहाँ लोग लगातार निवास करते आए। चिरांद बिहार के गांगेय प्रदेश की विशिष्टता पर सबसे प्राचीन और सबसे बड़ी मुहर है। बिहार प्रदेश का नाम बिहार कैसे पड़ा, इसको लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। वैसे तो बिहार का ऐतिहासिक नाम मगध है। मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र कहा जाता था, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि विहार शब्द से बिहार बना। दरअसल ये बौद्ध भिक्षुओं के आराम करने का यानी उनके विहार करने का स्थान था। बाद में मुस्लिम शासकों ने यहां के वैभव को देखते हुए इसे बहार कहा और इस तरह से विहार बिहार बन गया। भारत देश के पहले साम्राज्य मगध की पहली राजधानी। यहीं के गृद्धकूट पर्वत पर बुद्ध ने अपने ज्ञान का भंडार जनजीवन के लिए सर्वप्रथम खोला था। यहीं पहली बौद्ध संगति हुई थी। मगध और वैशाली की ही मिट्टी में बुद्ध की अस्थियों को समाहित किया गया था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के बीज के साथ सदा सदा के लिए। पूरी दुनिया में सबसे लंबे समय तक राजधानी बने रहने के गौरव के दृष्टिकोण से रोम पहले स्थान पर आता है, दूसरे पर पाटलिपुत्र। अजातशत्रु के पुत्र उदयी ने राजगृह के बाद नई राजधानी बनाने के लिए पाटली पुष्पों से सजे इस पाटली ग्राम को चुना था, जिसकी अधिष्ठात्री देवी थी पटन देवी, जिनके नाम पर पाटलिपुत्र पटना कहलाया। जिन्होंने मगध को रौंद डाला वो भी इसके वैभव से अछूते नहीं रहे। तबकते नसीदी में इस खूबसूरत प्रदेश को उन्होंने ही सर्वप्रथम बहार कहा, जो कालांतर में बिहार हो गया। दुनिया का पहला गणराज्य बिहार में ही कायम हुआ, जिसे वैशाली के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य वैशाली था। बिहार के इस प्रांत को वैशाली गणराज्य के नाम से जाना गया। ऐतिहासिक प्रमाण ये कहते हैं कि ईसा से लगभग 6ठी सदी पहले वैशाली में ही दुनिया का पहला गणतंत्र यानी गणराज्य कायम हुआ। आज जो लोकतांत्रिक देशों में अपर हाउस और लोअर हाउस की प्रणाली है, जहां सांसद जनता के लिए पॉलिसी बनाते हैं, यह प्रणाली भी वैशाली गणराज्य में थी। वैशाली में छोटी छोटी समितियां थीं जो गणराज्य के अंतर्गत आने वाली जनता के लिए नीतियां बनाती थी, नियम बनाती थी, और इसी धरती ने सम्राट अशोक को भी दिया और इसी धरती से आचार्य चाणक्य आए, जिन्होंने सबसे पहले राष्ट्र की परिकल्पना दी। मिट्टी, धर्म और शिक्षा जितने ही अद्भुत प्रमाण मिलते हैं राजनीति के क्षेत्र से। बिहार को इस बात का गर्व हमेशा रहेगा कि जब दुनिया शासन व्यवस्था की एकमात्र विधि राजतंत्र के बारे में जानती थी, उस समय वैशाली में एक ऐसी शासन प्रणाली फल फूल रही थी जिसे 3000 साल बाद दुनिया शासन की सबसे उत्तम व्यवस्था मानने वाली थी। बुद्ध ने यहाँ की परिषद को देवताओं का परिषद अकारण नहीं कहा था।
राजनीतिक सत्ता और समृद्धि के शिखर पर आसीन इस प्रदेश से ही एक राष्ट्र की परिकल्पना साकार हुई। उसके पहले यह उपमहाद्वीप कई जनपदों और महाजनपदों में बटा हुआ था। इस बटे हुए उपमहाद्वीप में अखंड आर्यावर्त यानी भारतवर्ष का सपना देखा था आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर सम्राट बनने की क्षमता देखकर उसे चुना। चंद्रगुप्त किसी राजकुल का नहीं था। यह मिट्टी का चरित्र था जिसने चाणक्य को यह विचार दिया कि केवल राजा का बेटा ही राजा नहीं हो सकता। ये समतामूलक समाज के निर्माण की शुरुआत थी। आचार्य चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त की जोड़ी बताती है कि एक श्रेष्ठ राजा बनने के लिए एक श्रेष्ठ परामर्शदाता का साथ होना अति आवश्यक होता है। रूप गुरु का हो, मंत्री का हो, किसी का भी हो। यह मिट्टी स्वार्थ और हिंसक प्रवृत्ति को फलने फूलने नहीं देती। चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र चंड अशोक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था। उसके साम्राज्य की सीमाएं आज के ईरान के पूर्वी सीमा तक फैली हुई थी। उसने बड़े सैन्य अभियान छेड़े, लेकिन कलिंग में रक्तपात के बाद अचानक उसका हृदय परिवर्तन हो गया। क्या अनायासी? निसंदेह नहीं। बौद्ध धर्म के प्रभाव में आकर चंड अशोक धम्म अशोक यानी धार्मिक अशोक बन गया। युद्ध भेरी की जगह संपूर्ण मगध में धम्म भेरी बजने लगी। दूसरे राज्यों की सीमाओं को अपने साम्राज्य में मिलाने की जगह अशोक ने दिलों को मिलाने का काम शुरू कर दिया। हिंसा की जगह भाईचारे का संदेश देने लगा और अंततः अशोक मानव धर्म का संरक्षक और पोषक बना। इस दूरदर्शी शासक को इतिहास ने अशोक महान की संज्ञा यूं ही नहीं दे दी। आश्चर्य क्या कि अशोक के चक्र और 4 सिंहों वाले प्रतीक चिन्हों को भारत सरकार ने अपनाया। अशोक महान की परंपरा को गुप्त वंश के शासकों ने शिखर तक पहुंचाया और भारत में स्वर्ण युग आया। बिहार की पावन भूमि पर अनेक संतों का जन्म हुआ। माता सीता की जन्मस्थली भी बिहार है और इसी भूमि पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो महात्मा बुद्ध बने। इसलिए बोध गया को दुनिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। बोध गया में बना महाबोधि मंदिर एक पवित्र बौद्ध धार्मिक स्थल है जहां दुनिया भर से लोग आते हैं। इसके अलावा 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में ही हुआ और दुनिया भर से लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया आते हैं। श्री वीरजिनेन्द्राय श्री महावीरजिनेन्द्राय दीपम जियामहि स्वाहा। ज्ञान को तालाब में कमल के समान उठाकर रखा एक जगह, तो दूसरी जगह पीपल की ठंडी छांव के रूप में दिया बुद्धत्व प्रदान किया भटकते हुए सिद्धार्थ को निरंजना के किनारे। बोध गया निर्वाण का ज्ञान आकाशदीप की भांति उन्नत है यहां आज भी। महाबोधि मंदिर सिख धर्म में सहयोग शेष रहता था संभवतः। सो 10वां गुरु जन्माया अपने यहां, खालसा पंथ को जन्माया उनके माध्यम से और आज्ञा दिलवाई सिखों को पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को अपना अंतिम गुरु मानने की। गया सनातन पंथी हिंदुओं का आदि तीर्थ। गया जी जो है पितृ के लिए सारे तीर्थ जितने भी भारत के अंदर तीर्थ हैं सभी तीर्थों का प्राण गया जी को कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि कोई भी तीर्थ स्थान में आप जाते हैं तो वहाँ जो भी आप अपने दान दक्षिणा या जो भी करते हैं उसका जो है फल आपको स्वयं मिलता है। और गया जी में जो भी आप दान करते हैं या जल दान करते हैं या भगवान का चरण को ही स्पर्श करते हैं तो इसका प्रमाण बतलाया है। अत्र विष्णु पदम दिव्यम दर्शनाद पापनाशनम अर्श पर्श पूजनं चैव पितृनाम मुक्ति हेतवे। भगवान को चरण को और स्पर्श करने से
आपका आत्मा शुद्ध होता है और अपने मरे हुए पितरों को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। पूरे देश में केवल गया में है व्यवस्था मृत पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलवाने की। पटना के पास मनेर में 1180 में आए थे जेरूसलम से पहले इमाम ताज फाकी। उन्हें अपने यहां बसाया और शरीफ का दर्जा दिलवाया। शरीफ केवल 3 है पूरे देश में। पटना साहिब में है ईसाई रोमन संप्रदाय का सबसे पुराना चर्च, पादरी की हवेली, 18वीं शताब्दी का। बिहार की पावन भूमि ज्ञान की भूमि है। दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में जब लोग पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र नालंदा था। ज्ञान की प्राप्ति के लिए दुनिया भर से लोग नालंदा आते थे। नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा के केंद्रों ने पूरे विश्व को ज्ञान दिया। बिहार की धरती से आचार्य चरक आए तो सर्जरी का ज्ञान भी पूरी दुनिया को बिहार ने ही दिया। बिहार से ही आचार्य सुश्रुत ने सर्जरी का ज्ञान दिया, जिन्हें आज भी पूरी दुनिया सर्जरी के जनक के रूप में मानती है। और महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ आर्य आचार्य भट्ट भी इसी धरती से आए। धर्म के क्षेत्र से हटकर शिक्षा के क्षेत्र को देखें तो प्रमाण मिलता है कि उच्च कोटि के शोध और ज्ञान को जन्म और उर्वरा देने वाली भूमि है बिहार। नालंदा विश्वविद्यालय संस्कार युक्त शिक्षा पर बल था। यहां कई देशों से विद्यार्थी आते थे। यहां के पुस्तकालय रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्न रंजक की ऊंचाई किसी 9 मंजिली इमारत के बराबर थी। शिक्षक और छात्रों के जिस अनुपात पर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित आईवी लीग के संस्थान आज इतराते हैं, उससे बेहतर अनुपात नालंदा विश्वविद्यालय में 5वीं सदी में था। यहां 10,000 छात्रों को शिक्षा देने के लिए करीब 2,000 शिक्षक थे। सौ से अधिक शिक्षक 1,000 छात्रों को शिक्षा देते थे विक्रमशिला विश्वविद्यालय में। 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इन दोनों विश्वविख्यात विश्वविद्यालयों को ध्वस्त कर दिया, आग लगा दी। धुआं 9 महीने तक उड़ता रहा था। खिलजी ने विश्वविद्यालय के भवनों और ग्रंथों को भले ही नष्ट कर दिया, लेकिन वो ये नहीं देख और समझ पाया कि जिस धरती ने नालंदा और विक्रमशिला को जन्म दिया था, उसी धरती ने यहाँ के ज्ञान को अपने में समाहित करके उसे अंतः सलीला बनाकर पूरे आर्यावर्त में और उसके बाहर भी फैला दिया। यह धरती अपने समय से कई सहस्त्राब्दियों आगे के विज्ञान के सिद्धांत बनाने वाले, आयुर्वेद से इस दुनिया को परिचित कराने वाले चरक की भूमि है। गर्भ में शिशु का लिंग शुक्राणु निर्धारित करते हैं, अंडाणु नहीं। ये बातें चरक ने ईसा पूर्व 300 में कही थी। शून्य की खोज, गणित और सौर मंडल के बारे में दिए गए ज्ञान से खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाले आर्यभट्ट की भूमि है। वराह मिहिर, सुश्रुत, विष्णु शर्मा, अश्वघोष, पाणिनि इत्यादि की भूमि है। आज पूरे विश्व में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह बिहार की धरती ही है जहां सबसे पहले महिलाओं को अधिकार भी मिले और महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आवाज भी उठाई। स्त्री और पुरुष प्रकृति के 2 नियम, एक दूसरे के पूरक, जिनमें प्रकृति कोई भेद नहीं करती। उसमें मनुष्य मात्र में स्त्री को पहले अबला बनाया गया और फिर पिछले कुछ दशकों से उसे सबला बनाने का शगल चल रहा है। महिला सशक्तिकरण का विश्वव्यापी संघर्ष, धार्मिक सहभागिता का सनातन अधिकार स्त्रियों को हर रूप में सबसे पहले बिहार में ही मिला। त्रेता काल में पति की अनुपस्थिति में सीता ने किया ससुर दशरथ जी का श्राद्ध, वह कर्म जो आज भी हिंदू महिलाओं को पति के बिना करने के लिए वर्जित है। आम्रपाली एक नगर वधू के प्रश्नों से निरुत्तर होकर बुद्ध को खोलना पड़ा था बौद्ध धर्म का द्वार भिक्षुणियों के लिए।
अपने अभूतपूर्व त्याग से जिनेश्वर महावीर की पहली महिला शिष्या बनी राजकुमारी चंदन बाला। 16 शिष्याएं थी महावीर की। आज महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो इसकी परिकल्पना बिहार में आज से 2500 साल पहले से ही थी, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी के जो संघ में इनके जो मुनि बनते थे उनके अलावा साध्वियाँ भी इन्होंने बनाया, जिनमें प्रथम इनके शिष्या चंदन वाला महिला ही थी। ऐसे करके 16 उस समय 16 सती जी के नाम से जाने जाते थे, पुष्पा जी, दमयंती, ये सब मिला के। तो उस समय इनके संघ में महिलाएं जो साध्वी थी वो हर जगह हर एक विभिन्न गाँवों में जाकर के प्रतिबोध लोगों को देती थी और महिलाओं को जागरूक करती थी। बुद्ध के समय में, महावीर के समय में, दोनों के समय में त्याग की बात हो रही थी, तो महिलाओं ने भी त्याग करके दिखाया और यह अपने संघ में उन्होंने महावीर ने शामिल किया, इसलिए महिलाओं को वो स्थान मिला। सीता, चंदनबाला, आम्रपाली और उनके जैसी अनेक आज के महिला सशक्तिकरण के विश्वव्यापी संघर्ष पर क्या कहेंगी? स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के क्रांतिवीरों ने अद्भुत कार्य किया। महात्मा गांधी का जन्म तो गुजरात में हुआ, लेकिन खुद उन्होंने माना कि गांधी को गांधी बिहार ने बनाया। आजादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बने, जो बिहार की मिट्टी में ही जन्मे, यहीं पले बढ़े। और आजादी के बाद जब पहली बार कांग्रेस की सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी लगाई, लोकतंत्र का गला घोंट दिया, तो बिहार के ही एक लाल जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की पुनः स्थापना के संघर्ष का नेतृत्व किया। इसी मिट्टी में शुरू किए गए सत्याग्रह ने गरीब निलहे मजदूरों का दर्द दूर किया और मोहनदास करमचंद गांधी को पहले लोकप्रिय नेता के रूप में जन्म दिया। गांधी ने हमेशा कहा कि हम पैदा हुए गुजरात में, अलग बात है, लेकिन मेरे दूसरा प्रांत कोई है तो बिहार है, और बिहार ने हमको गांधी बनाया। वो उन्होंने 1921 में मीरा बहन को पत्र लिखा है कि इट वाज चंपारण दैट इंट्रोड्यूस मी टू इंडिया। इसलिए गांधी को एनालाइज करके देखिएगा तो बिहार का इतिहास और गांधी का आना, वो हमारी जो परंपरा है, जो बुद्ध महावीर जो परंपरा चलती है, गांधी ने उस परंपरा में, जो गांधी बाहर का है, गुजराती है, और वो उसने उस परंपरा में एक और इम्पोर्टेंट सुनहरा बात जोड़ दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने और 12 वर्षों तक लगातार बने रहे। अब तक कोई भी ना तो 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहा है इस देश का, ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कद के बराबर ही हुआ। ग्रामीणों के जीवन को लोकतांत्रिक आधार देने के लिए पंचायती राज की स्थापना 1948 में बिहार में ही की गई। लोगों के सर्वमुखी विकास के लिए गांधी जी का सर्वोदय कार्यक्रम, भूमिहीन किसानों को जमीन और नया जीवन देने के लिए 1952 में विनोबा भावे का भूदान आंदोलन, सभी को बिहार में अप्रत्याशित सफलता मिली। इसके तुरंत बाद 1956 में बिहार के कुछ भूभाग राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप पुनः बंगाल को दे दिए गए। प्रकृति में परिवर्तन ही शाश्वत है। लगभग 90 वर्षों तक कांग्रेस को देश का जिम्मा दिए रखने के बाद प्रकृति ने संभवतः परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की। देश को एक दलीय शासन से शायद बहुदलीय शासन के दौर में पहुंचाने की आवश्यकता महसूस की। प्रकृति अपने तरीके से काम करती है, जिस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। उसने अपनी प्रज्ञा के अनुसार एक वातावरण तैयार किया इस परिवर्तन के लिए, स्वाधीनता की दूसरी लड़ाई के लिए। प्रकृति ने जिस भूभाग पर, जिस धरती पर लोकतंत्र का पहला स्वरूप दिया था, उसी धरती से लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने के लिए इसमें आश्चर्य क्या कि वहीं के एक व्यक्ति को चुना। 72 साल के जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से मात्र सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। आजादी के संग्राम के करीब 28 साल बाद देश एक बार फिर से एक बिहारवासी की ओर आस से टकटकी लगाकर देखने लगा। आखिरकार प्रकृति ने इस धरती के माध्यम से द्वंद्व का निष्पादन किया और लोकतांत्रिक परंपरा को फिर से स्थापित किया। तो डीडी दस्तावेज में आज हमने आपको प्रसार भारती आर्काइव से डॉक्यूमेंट्रीज के कुछ हिस्से, चुनिंदा हिस्से आपको दिखाए, ताकि आपको भी इस बात का एहसास हो कि बिहार का जो इतिहास है
वो कितना गौरवशाली और समृद्ध इतिहास है। इसीलिए हमने आज की कड़ी, आज के एपिसोड का शीर्षक भी दिया, जय जय बिहार। बिहार को लेकर, बिहारियों को लेकर आज देश में, देश के कई हिस्सों में, कई जगहों पर भले ही लोगों के मन में कुछ भी धारणा हो, भले ही लोग उन्हें किसी भी नजर से देखते हों, लेकिन सच तो यह है कि बिहार में ना प्रतिभा की कमी है, ना ज्ञान की, ना साहस की, ना पुरुषार्थ की। और ऐसा इसलिए है क्योंकि बिहार का इतिहास, बिहार की मिट्टी जो है वो गौरवशाली अतीत से जुड़ी है। डीडी दस्तावेज में आज के लिए इतना ही। मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।